My dear students, in previous video we discussed preparation and physical property of carboxylic acid। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो लेसन हमारा है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन का पढ़ लिया है। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड डील कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि हमने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, जिसे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप RCOH कहेंगे, या तो ये एलिफेटिक हो सकता है या एरोमेटिक हो सकता है। एरोमेटिक का मतलब मान लो अगर ये बेंजीन रिंग से लगा हो तो ये आपका एरोमेटिक एसिड हो गया, एल्किल ग्रुप से लगा हो तो एलिफेटिक एसिड हो गया। हम लोग पढ़ेंगे कि किस टाइप की केमिकल बिहेवियर होगी या क्या क्या सिचुएशन होगा जहां पे इसके केमिकल प्रॉपर्टी हो सकते हैं। तो हम देखें अगर, तो मान लो अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता हो ब्रेकिंग यहां से हो, तो इस स्टेप को हम पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम या आयन बोल सकते हो, हाइड्रोजन एटम ऑफ COOH ग्रुप। ये पहला स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ COOH ग्रुप। फिर हम दूसरा स्टेप पढ़ेंगे ये होने के बाद रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये जो OH ग्रुप है इसके वजह से भी कुछ रिएक्शन होंगे। फिर हम तीसरा पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हो सकता हो पूरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन हो। और लास्ट में पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू अल्किल और एरिल ग्रुप, यानी ये जो एल्किल ग्रुप है या ये जो एरोमेटिक रिंग है इसकी वजह से क्या रिएक्शन होगा। तो आप पूरा फोकस देंगे कि हम इसी ABCD टाइप के रिएक्शन पे डिस्कशन करने वाले हैं। यानी रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जैसे यहां से अगर मान लो ब्रेक हो जाए H आयन के रूप में बाहर निकल जाए, दैट इज एसिडिक नेचर। रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, हो सकता है OH एलिमिनेट हो जाए। रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऐसा कुछ स्पेशल रिएक्शन हो जिसमें होल कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व हो। एंड रिएक्शन ड्यू टू एल्किल और एरिल ग्रुप, जैसे एल्किल ग्रुप है क्योंकि अल्फा ये जो फंक्शनल ग्रुप के बाद लगा हुआ है, तो हमने कहा था कि अल्फा जो कार्बन के ऊपर H होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो कुछ रिएक्शन यहां से भी हो सकते हैं। और बेंजीन के बारे में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है। तो ये सब रिएक्शन पे हम डिस्कशन करेंगे। अब निश्चित है कि ये सब बातें बताने के लिए हमारा एक वीडियो तो काफी होगा नहीं, निश्चित है कि कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो तो बनेगा। तो आज के इस वीडियो में हम टोटली आज डिस्कशन करने वाले हैं स्टेप ए, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या हम पढ़ने वाले हैं? रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो पूरा आप अपना फोकस इस पे देंगे कि इस टाइप के रिएक्शन कैसे होंगे और किस तरीके से हम उसको मेंशन करेंगे। हम देखें कि अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमें नहीं मालूम है कि ये एसिड है, लेकिन अगर इसको एक्वस में डालते हैं, दैट इज वाटर, तो ये क्या बनाएगा? निश्चित है बनेगा RCOO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। हमने पढ़ा हुआ है कि एसिड आर दोस प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। एसिड वो होता है जो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है इन एक्वस सॉल्यूशन। अब हाइड्रोनियम आयन क्यों प्रोड्यूस किया? निश्चित है कि ये H को रिलीज किया होगा एज ए प्रोटॉन, और चूंकि इसके पास लोन पैरा इलेक्ट्रॉन है उसने H को एक्सेप्ट किया होगा। इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज क्लियरली इंडिकेट दैट दे आर एसिडिक इन नेचर। कौन सा नेचर? एसिडिक इन नेचर। तो पहला हमारा यही डिस्कशन होगा, वो होगा एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर क्यों? क्योंकि
अगर हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अगर मान लो O और H के बीच की ब्रेकिंग होती है और H यहाँ से H पॉजिटिव के रूप में निकलता है, तो H पॉजिटिव का निकलना क्या इंडिकेट करता है? एसिडिक नेचर इंडिकेट करता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब हमें कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर? ब्रेकिंग ऑफ OH या रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम, ये कौन सा नेचर कहलाएगा? एसिडिक नेचर कहलाएगा। अब हम लोग ये देखें कि अगर एसिडिक नेचर कहलाएगा तो कैसे प्रूव करेंगे? निश्चित है, हाउ कैन यू से दैट दे आर एसिड? तो हम कहेंगे कि when carboxylic acid treated with base like NaOH, it get converted into RCOONA plus H2O. The formation of salt is clearly indicate that acidic nature of carboxylic acid. या हम ये कहेंगे कि when they are treated with reactive metal like sodium metal, it get converted into salt by removal of hydrogen gas. That is, इसको बैलेंस कर लो गया। या हम इन दो रिएक्शन के आधार पर कहेंगे कि from these two reaction it is clearly indicate that carboxylic acid are acid. Why they are acid? Because it react with base NaOH, alkali base, converted into salt, that is neutralization reaction. तो अगर ये बेस है तो ये एसिड होगा, और अगर इसके ऊपर एक्टिव मेटल डालते हैं लाइक सोडियम, तो निश्चित है कि साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और ये क्लियरली इंडिकेट करेगा कि ये एसिड है। अब अगर एसिड है तो हम इसका ये देखेंगे कि ये इसका जो नेचर एसिडिक नेचर ये किस टाइप का स्टेबलाइज है। तो जैसे मान लो हमने कहा कि RCOH, अगर आप इसको H2O में डाल रहे हो, क्या बना रहा है? RCOO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। याद करें, हमने बताया था जब इंट्रोडक्शन किया था तो हमने कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां आपको C डबल बॉन्ड वो दिख रहा है, लेकिन वो ट्रू नहीं है, दे आर स्यूडो, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है ये ट्रू नहीं है। ये जो बना आपका जो है कार्बोक्सिलिक आयन, ये जो कार्बोक्सिलिक आयन है ये स्टेबल होता है, ये स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। अगर ये ऐसा ट्रू होता तो हमने बताया था कि ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये जो C डबल बॉन्ड O बना हुआ है, अगर ये ट्रू रहता तो ये बॉन्ड लेंथ इसकी 123 पिकोमीटर होता, और अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो 136 पिकोमीटर मिलता। लेकिन हमें जो बॉन्ड लेंथ मिलती है वो इक्वल मिलती है, और ये इक्वल बॉन्ड लेंथ आती है 127 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ 127 पिकोमीटर का आना क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, न तो इधर है कभी इधर कभी इधर, दैट इज रेजोनेंस। कैसे? तो इस तरीके से ये रेजोनेंस होने की वजह से ये काफी स्टेबलाइज होता है। और कैसे स्टेबलाइज होता है इसको आप देखेंगे। आप देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन आया है, निश्चित है कि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का है, और एक बॉन्ड के लिए दो इलेक्ट्रॉन जरूरी है। तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ शिफ्ट हो गया और ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तो अगला स्ट्रक्चर आपका क्या बन जाएगा? RC, ये बन जाएगा O नेगेटिव, और ये बन गया डबल बॉन्ड O। आपने देखा कि डबल बॉन्ड माइग्रेट होकर के अब यहाँ आ गया है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे के रिलेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसका जो है जो दोनों बॉन्ड इक्वल, जिसको आप कहेंगे तो यहाँ पे आप इसको ऐसे बना सकते हैं RCOO, इस तरीके से जो बनेगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दोनों के सेंटर में आ जाएगा, तो कार्बन आयन, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है 127 पिकोमीटर, और ये जो 127 पिकोमीटर है ये इन बिटवीन है 123 और 136 से। तो द बॉन्ड लेंथ इन कार्बोक्सिलिक आयन 127 पिकोमीटर, दैट इज इक्वल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू ऑक्सीजन, इज क्लियरली इंडिकेट दैट कार्बोक्सिलिक आयन अंडरगो रेजोनेंस एंड दे आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो एसिड है, क्यों है? क्योंकि वाटर में डालने पे ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। हाइड्रोनियम आयन बनाने के बाद ये जो आयन बनेगा, जिसको हम कार्बोक्सिलेट आयन कहेंगे,
कार्बोक्सिलेट आयन जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड वो फिक्स नहीं है। जैसा कि हमने चर्चा किया था, अगर ये फिक्स होता तो एक कार्बोनिल ग्रुप होता और ये उन सभी रिएक्शन को देता जो एल्डिहाइड और कीटोन दे रहे थे। They does not undergo such type of reaction given by aldehyde and ketone, which clearly indicate that there is no true carbonyl group. There is resonance hybrid. Clear? अब हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर ये एसिड है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। तो हमने बताया था आपको कि अगर मान लो एसिड है, आपने क्या किया, RCOOH, इसको आपने H2O में डाला, निश्चित है टूटेगा, एक प्रकार का रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। क्या बनाएगा, RCOO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। हम लोग पढ़े हैं कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसके ऊपर लॉ ऑफ मास सेक्शन अप्लाई होगा। अगर आप लॉ ऑफ मास सेक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन एट द इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल टू एक्टिव मास of RCOO negative into active mass of H3O positive upon active mass of RCOOH into active mass of H2O। हमने पढ़ा है लॉ ऑफ मास सेक्शन में कि यहाँ पे जो H2O है प्रैक्टिकली ये सॉल्वेंट है और इसकी अमाउंट इतना लार्ज एक्सेस अमाउंट में होता है कि इसकी वैल्यू को कांस्टेंट मान लिया जाता है। तो हम इसको कहेंगे R K into active mass of H2O equal to RCOO negative into H3O positive upon RCOOH के कांस्टेंट है और H2O एक्टिव मास ऑफ, ये भी इसकी लार्ज क्वांटिटी होने की वजह से कंसंट्रेशन चेंज कितना हो रहा है, बहुत ही मिनिमम हो रहा है, तो इसको प्रैक्टिकली कांस्टेंट मान लिया जाता है। दोनों कांस्टेंट को मिलाकर हम बोलते हैं Ka, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और ये बराबर आपका हो जाएगा RCOO negative into H3O positive upon RCOOH। तो फ्रॉम दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड आप देख रहे हो कि अगर इसकी वैल्यू बड़ी यानी इसकी वैल्यू ज्यादा, तो इसकी वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब इसकी वैल्यू कम होगी यानी डिसोसिएट पार्ट ज्यादा होंगे, हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू ज्यादा है तो Ka की वैल्यू ज्यादा होगी। K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोनियम आयन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनडिसोसिएट एसिड। तो हम कहेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ Ka वैल्यू वी कैन से दैट, अगर मान लो यहाँ पे हमसे MCQ आएगा, अगर हमको Ka वैल्यू दिया जाए तो हम कहेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ K वैल्यू क्या कहेंगे, मोल वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मान लो हमको कंपैरेटिव 4-5 एसिड का K वैल्यू दिया हुआ है तो वहां पे हम देखेंगे कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग होगा और जिसकी वैल्यू कम होगी वो वीक होगा। So on the basis of Ka value, that is dissociation constant of acid value, we can clearly determine the strength of acid. कैसे? More the value of Ka, strong the acid. Less the value of Ka, weak the acid. How can you say? Ka की वैल्यू मोर कब होगी, जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि देखो Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है और K की वैल्यू ज्यादा जब होगी इनकी वैल्यू कब होगी। तो जितना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन बनेगा इसका मतलब वो उतना डिसोसिएट हो रहा है और जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा वो उतना ही स्ट्रांग एसिड होगा। तो हम कहेंगे कि Ka on the basis of K value we can determine the strength of acid, more the value of Ka strong the nature of acid। एक और वैल्यू होती है जिसको हम pKa वैल्यू करेंगे और यहाँ पे एक रिलेशन हम देखेंगे कि pKa एक्चुअल जो होता है pKa ये बराबर होता है माइनस लॉग Ka, या ये कहें कि pKa ये बराबर होता है 1/Ka। इसका मतलब ये होगा कि अगर Ka की वैल्यू ज्यादा है तो pK वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और Ka की वैल्यू कम है तो pK वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी pKa एंड Ka बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर Ka की वैल्यू के आधार पर हमको एसिड स्ट्रेंथ निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, मोर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्ग द एसिड।
और P के एक वैल्यू अगर दिया होगा तो क्या कहोगे, लेस द वैल्यू ऑफ P के ए स्ट्रॉन्ग द एसिड, मोर द वैल्यू ऑफ P के ए वीक द एसिड। क्लियर? अब हम लोग को डिस्कशन करना है कि क्या होगा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिड। अगर एसिड के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो उसके स्ट्रेंथ पर क्या असर पड़ेगा। तो इसे आप बहुत कायदे से समझेंगे क्योंकि इसके ऊपर कई क्वेश्चन आता है, अलग अलग आपको एसिड देगा और पूछेगा कि ये वीक होगा कि ये स्ट्रांग होगा, तो हम कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे। यानी हमारा जो हेडिंग है वो ये है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इसको हम ग्रुप भी बोल सकते हैं, इफेक्ट ऑफ ग्रुप अटैच टू एसिड। नंबर 1, अटैच होने वाला, देखो हम लोग पढ़े हैं दो प्रकार के ग्रुप होते हैं, एक होता है प्लस आई ग्रुप, एक होता है माइनस आई ग्रुप। प्लस आई किसे कहते हो, प्लस आई का मतलब द ग्रुप या द एटम और ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड सेंटर। ऐसे ग्रुप या ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, उसको हम EWG EDG भी कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इसे हम प्लस आई ग्रुप भी कहते हैं। तो पहला हम डिस्कशन करेंगे प्लस आई ग्रुप, जिसको हम क्या बोलेंगे, EDG ग्रुप। EDG का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज होते जाए तो क्या होगा, हमको ये पढ़ना है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। इस पर हमसे क्वेश्चन आएगा। तो प्लस, पहले तो हम समझे कि प्लस आई ग्रुप कौन होते हैं। तो प्लस आई ग्रुप कौन है, अल्किल ग्रुप है। अल्किल ग्रुप जो है जितने बढ़ेंगे ये प्लस आई ग्रुप होंगे। तो प्लस आई क्या इफेक्ट देने वाला है, जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया HCOOH, या हमने ले लिया CH3COOH, या हमने ले लिया CH3CH2COOH, तीन एग्जांपल देखो आप। तो हम कहेंगे कि एज द EDG ग्रुप इंक्रीजेज, जैसे जैसे EDG ग्रुप इंक्रीज करेगा, और EDG कौन है, अल्किल ग्रुप, वैसे वैसे एसिड की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यानी EDG जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एसिडिक स्ट्रेंथ में रिवर्स कंडीशन होता है। कैसे, निश्चित है, यहां पे देखो H न तो प्लस आई देता है न ही माइनस आई देता है। मान लो यहाँ पे एसिड की जो भी स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रेंथ एजिड कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्लस आई होने की वजह से अब ये क्या करेगा, कार्बन यानी जो कार्बन सेंटर है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया जा रहा है तो ये इसको इधर से सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने से कार्बन के ऊपर डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से OH का टुकड़ा क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। यहाँ लिस्ट हो गया, यहाँ फास्ट होगा और यहाँ और लिस्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि एज द EDG इंक्रीजेज द ब्रेकिंग ऑफ OH बिकम स्लो। क्या कहा हमने, एज द प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेज, एज द EDG ग्रुप इंक्रीजेज द ब्रेकिंग ऑफ OH बिकम लिस्ट। क्यों, क्योंकि प्लस आई क्या करेगा, कार्बन को सपोर्ट करेगा, कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हो रही है एसिड के द्वारा उसको मेंटेन करेगा, जिसकी वजह से OH का टुकड़ा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और स्लो हो जाने से इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि एसिड स्ट्रांग कौन होगा, जो फास्ट एसिड है। तो हम कहेंगे कि अगर हमको दे दिया जाए फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड या प्रोपियोनिक एसिड और हमसे कहा जाए कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, फार्मिक एसिड इज स्ट्रांग एसिड एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड इज स्ट्रांग एसिड एज कंपेयर टू प्रोपियोनिक एसिड। क्या रीजन होगा, रीजन इज EDG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? दूसरा हम देखेंगे क्या होगा जब माइनस आई ग्रुप होगा। सेकेंड में इसको बी कर देते हैं, इफेक्ट ऑफ माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप को हम
EWG भी कहेंगे। क्या कहेंगे? EWG, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। जैसे अगर मान लो हमने यहां लिख दिया CH3COOH और यहां हमने लिख दिया ClCH2COOH, क्या होगा आप खुद देखो। हमने कहा कि एसिड स्ट्रांग कब होगा? इजीली लूज एच आयन, फास्टली लूज एच आयन। यहाँ पे क्या होगा? ये प्लस आई है, प्लस आई होने की वजह से इसको सपोर्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर विड्रॉ करेगा क्योंकि प्लस आई है। यहाँ क्या होगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर विड्रॉ करेगा तो ये क्लोरीन इसकी इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मोर डिफिशियंसी क्रिएट होगी और मोर डिफिशियंसी क्रिएट होगी तो निश्चित है कि यहाँ से OH का टूटना क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि एज द माइनस आई जैसे जैसे माइनस आई ग्रुप आएगा निश्चित है कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज करेगी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड में कौन स्ट्रांग होगा तो कहोगे क्लोरो एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस आई होने की वजह से OH का टूटना क्या हो गया? फास्ट हो गया है, इजी हो गया है। दिस इज द रीजन ड्यू टू माइनस आई या EWG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। क्लियर? अगर मान लो हमको ऐसा एग्जांपल हमें दे दे, अगर वो CCl3COOH CCl2 CHCl2COOH CH2ClCOOH और लास्टली बार हमको दे दे CH3COOH और हमसे कहे कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो। तो अगला नियम याद रखोगे कि एज द नंबर ऑफ माइनस आई इंक्रीजेज, जैसे जैसे माइनस आई ग्रुप की संख्या बढ़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीजेज, यानी मोर माइनस आई ग्रुप स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर। इसका मतलब इस गिवन एग्जांपल में आप देखो कि यहाँ 3 क्लोरीन है तो दे आर मोर स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू दिस एंड दिस आर स्ट्रॉन्ग देन दिस एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग देन दिस। क्यों? क्योंकि एज द नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। ये आपको याद रखना है। तीसरी बात यहां आप लोग समझ गए होंगे, हमने पहले एसिटिक एसिड है, हमने एक H को रिप्लेस किया Cl लाया, 2 H को रिप्लेस किया Cl2 लाया, तीनों को रिप्लेस किया Cl3 लाया। तो सबसे स्टार्ट कौन होगा? CCl3 होगा, उसके बाद कौन होगा? CHCl2 होगा, उसके बाद कौन होगा? CH2Cl होगा, लास्टली एसिटिक एसिड होगा। क्लियर? अब अगर हम देखें माइनस आई ग्रुप में जो हाइड्रोजन है, खुद हाइड्रोजन की ताकत का क्या होता है ट्रेंड? तो हाइड्रोजन की ताकत का ट्रेंड होता है फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन एज कंपेयर टू Br देन I। हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इट इज एन टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ is known as electronegativity। electronegativity क्या है? The tendency of an atom to attract bonding electron pair towards itself is known as electronegativity। हमें मालूम है कि ये हाइड्रोजन परिवार है। हाइड्रोजन परिवार मोस्टली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीजेड साइज। तो निश्चित है कि फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। और बिल्कुल यही ट्रेंड होगा अगर मान लो कि अगर हमको एग्जांपल दे दिया जाए फ्लोरो एस्टिक एसिड या क्लोरो एस्टिक एसिड या ब्रोमो एस्टिक एसिड और हमसे कहा जाए कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कैसे होगा
तो निश्चित है कि एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ माइनस आई ग्रुप डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। इसका मतलब फ्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू क्लोरो एंड क्लोरो इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू ब्रोमो। क्लियर? अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, पोजीशन ऑफ माइनस आई ग्रुप। जैसे मान लो अगर हमने एग्जांपल ले लिया CH3 CH2 CH2 COOH, that is butanoic acid। ये तीन हमने एग्जांपल ले लिया। देखो जब ये हमारा अल्फा कार्बन, ये अल्फा है, ये हमारा बीटा है और ये हमारा गामा कार्बन है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले को अल्फा कहेंगे। अगर मान लो कि हमको गिवन एग्जांपल में यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगा हो Cl, दूसरे एग्जांपल में यहाँ पे लगा हो Cl और तीसरे एग्जांपल में यहाँ पे लगा हो Cl, और हमसे कहे कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, तो आपको क्या जवाब देना है? कहेंगे एज द पोजीशन या एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज, जैसे जैसे माइनस आई ग्रुप का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा देयर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, वैसे वैसे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि अब वो उतना ही इफेक्टिव नहीं होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए। देखो ये अल्फा पोजीशन पे है, ये मोर स्ट्रॉन्ग कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से H का टूटना आसान हो जाएगा। तो कहोगे कि अल्फा पोजीशन माइनस आई ग्रुप containing acid are more strong as compared to beta position containing halogen and as compared to gamma position containing halogen। तो इनका जो ट्रेंड होगा कि अल्फा क्लोरो corresponding acid is more strong than beta chloro and lastly gamma chloro। क्लियर? लास्ट हम लोग चर्चा करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर क्या देखेंगे, मान लो अगर हमने ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड C और इनसे लगा हुआ है COH, या हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और इनसे लग गया है COH, या हमने ले लिया CH3 CH2 COH। क्या अंतर है? यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप किससे लगा हुआ है? sp हाइब्रिडाइज कार्बन से। यहां पे COH किससे लगा हुआ है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से। और यहां पे COOH लगा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ता जाता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल का नेचर बढ़ता जाएगा। sp में ऑर्बिटल में क्या होगा? 50% s और 50% p होगा, जिसकी वजह से ऑर्बिटल गोल होगा, और गोल होने से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कार्बन पे ज्यादा होगी। sp2 में क्या होगा? sp2 में निश्चित है कि यहाँ पे 33.34% s होगा और 66.66% p होगा। ये ऑर्बिटल थोड़ा और लंबा होगा और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो जाएगी। sp3 में क्या होगा? निश्चित है कि 25% s होगा, 75% p होगा। इसके ऑर्बिटल और लंबे हो जाएंगे क्योंकि p परसेंटेज बढ़ गया। तो निश्चित है कि इनके साथ sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के नजदीक होंगे। तो इनके साथ sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू sp2 एंड एज कंपेयर टू sp3। तो निश्चित है कि कार्बन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो क्या करेगा? कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी माइनस आई का काम करेगा। तो अगर ये माइनस आई का काम करेगा तो यहाँ से H का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि sp hybridized containing carboxylic acid is more strong as compared to sp2 and as compared to sp3। क्लियर? तो इस वीडियो में हमने ये देखा
पहला हम लोगों ने डिस्कशन किया केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH दैट इज हाइड्रोजन एटम। निश्चित है कि अगर COOH अगर टूट के H निकालता है तो उसे कहते हैं एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमसे अगर पूछेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्यों है, तो हम कहेंगे कि बिकॉज इट डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, बिकॉज इट रिएक्ट विथ NaOH फॉर्म सॉल्ट, बिकॉज इट रिएक्ट विथ सोडियम मेटल फॉर्म सॉल्ट एंड रिमूव हाइड्रोजन गैस। ये तीन रिएक्शन ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है। फिर हम पढ़ेंगे कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है तो सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होगा। हमने कहा कि अगर सब्स्टिट्यूएंट प्लस आई है तो प्लस आई सपोर्ट करेगा COH को, और जितना सपोर्ट करेगा उतना OH का टूटना वीक होगा। इसका मतलब प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। माइनस आई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कार्बन की तरफ से, और इलेक्ट्रॉन खींचने से क्या होगा, OH का टूटना फास्ट होगा। तो जैसे जैसे माइनस आई अगर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। यही कारण है कि क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। क्लियर। बट इसमें हमने और भी चर्चा किया पोजीशन का। पोजीशन जैसे जैसे माइनस आई का बढ़ता जाएगा, दूर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उनकी ताकत कमजोर होती जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे घटती जाएगी वैसे वैसे उनकी ताकत जो है क्या होगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की कम होती जाएगी, जिसकी वजह से OH का टूटना क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन का हमने कहा कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर COH लगा है तो मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू sp2 एज कंपेयर टू sp3। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि जो अल्किल यानी जो एलिफेटिक एसिड है, लास्ट की चर्चा कर रहे हैं कि एलिफेटिक एसिड, मान लो अगर हमको लिख दिया जाए RCOOH और हमें लिख दिया जाए COOH, निश्चित है ये कौन सा एसिड है, एलिफेटिक एसिड है। ये कौन सा एसिड है, इसे हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक एसिड, या इसे हम कहेंगे बेंजोइक एसिड। ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो एलिफेटिक एसिड है इसकी कंपेयर में जो बेंजोइक एसिड है, यहाँ क्या होगा, यहाँ किस तरीके की व्यवस्था होगी। तो यहाँ आप देखोगे कि जो अल्किल ग्रुप है ये प्लस आई ग्रुप है, ये सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट करने से निश्चित है कि OH का टूटना क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। बट इन केस ऑफ एरोमेटिक एसिड रिंग जो है कार्बन से, मतलब जो बेंजीन रिंग है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, वो प्लस आई नहीं देगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, जिससे वहां से OH का टूटना जो है थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेंजोइक एसिड एज कंपेयर टू एलिफेटिक एसिड मोर एसिडिक होगा। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे अगली प्रॉपर्टी, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, थैंक्स।